आज की कहानी में जहां एक और कानून पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है, वहीं पर कानून की एक छोटी सी लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति अपनी ही पत्नी के कत्ल के इल्ज़ाम में 2 साल जेल में रहता है। फिर उसे जमानत मिलती है, लेकिन जमानत की राशि रखी जाती है 1 लाख रुपए। बहुत गरीब व्यक्ति होता है, वो 1 लाख रुपए नहीं चुका पाता। इस वजह से उसे जमानत मिलने के बाद भी 1 साल तक और जेल में रखा जाता है। एक बेगुनाह जिसने कुछ नहीं किया, एक छोटी सी गलती की वजह से उसे अपनी ही पत्नी के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में रहना पड़ता है। और जब वो 3 वर्ष बाद जब जेल से बाहर आता है, तो अगले 5 सालों के बाद अचानक से उसे उसकी ही पत्नी एक रेस्टोरेंट में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हुए नज़र आती है। आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एक ऐसी कहानी है कि जिंदा होते हुए भी उसी के कत्ल के इल्ज़ाम में एक व्यक्ति जेल में रहकर आता है, और जब वापस आता है सज़ा काटकर, तो उसकी पत्नी जिंदा होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़, और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटका की। कर्नाटका में एक व्यक्ति होता है जिसकी नाम होता है सुरेश। उम्र होती है 35 वर्ष। उसकी पत्नी का नाम होता है मलिंगे। मलिंगे और सुरेश की शादी 18 वर्ष पहले हुई थी। उनकी शादी को 18 वर्ष हो गए थे। 2 बच्चे थे। बड़ा अच्छा खुशहाल सा परिवार था। सब लोग खुशी खुशी घर में रह रहे थे। लेकिन अचानक से नवंबर 2020 में मलिंगे कहीं घर से बाहर जाती हैं और अचानक से गायब हो जाती है। अब मलिंगे गायब हो जाती है, जब वो घर नहीं आती है तो सुरेश परेशान हो जाता है। वहीं का उसी ग्रामीण क्षेत्र का एक थाना लगता है कुशल नगर। वो उस थाने में जाता है और जाकर के वहाँ पर एक FIR दर्ज कराता है गुमशुदगी की, कि उसकी पत्नी मलिंगे घर से बाहर निकली थी लेकिन घर वापस नहीं आई। थाने में FIR दर्ज कर ली जाती है, लेकिन सिर्फ दर्ज ही करी जाती है। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाती। समय बीतने लगता है, लेकिन मलिंगे का कोई अता पता नहीं है, ना ही उसे ढूंढने की कोशिश की जाती है। अब आ जाता है जून 2021, यानी जो मलिंगे है वो गायब हुई थी नवंबर 2020 में, और अब था जून 2021। जून 2021 में अचानक जो सुरेश का गांव होता है, उसी के गांव में एक व्यक्ति जा रहा होता है रास्ते से, और रास्ते से जाते वक्त उसे एक कंकाल दिखाई देता है। जैसे ही वो कंकाल देखता है, घबरा जाता है। घबरा कर जोर जोर से शोर मचाने लगता है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और जब लोग इकट्ठा होते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति पास के थाने में फ़ोन कर देता है। अब जब पास के थाने में फ़ोन किया जाता है तो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। जैसे ही पुलिस पहुँचती है, कंकाल को बरामद किया जाता है। कंकाल के साथ ही साथ उसमें कुछ कपड़े थे, और कुछ उसने जो 1-2 आभूषण पहने हुए थे वो थे। ये चीज़ें बरामद की जाती हैं और उससे लाया जाता है। अब पता कैसे चले कि ये कंकाल आखिर किसका है, क्योंकि कंकाल की कोई शक्ल तो होती नहीं है। अब ये पता कैसे चलेगा? अब आसपास के थानों की रिपोर्टें चेक की जाती हैं, फाइलें चेक की जाती हैं कि किसी की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज है क्या। तभी अचानक से उसी गांव की महिला, जो मलिंगे की फाइल है, वो उनके सामने आ जाती है। जैसे ही फाइल सामने आती है तो वो देखते हैं कि किसी सुरेश नाम के व्यक्ति ने मलिंगे नाम की महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जाती है और सीधा सुरेश के पास पहुंचती है। सुरेश से पूछती है कि तुम्हारी पत्नी
गायब हुई थी, वो कहता है हाँ साहब मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, क्या वो मिल गई? वो कहते हैं और कोई परिवार में है? वो कहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे हैं, लेकिन अभी वो घर पर नहीं है। पुलिस सुरेश को थाने लेकर आ जाती है। वो कहती है तुम्हारी पत्नी आखिर मिलेगी कैसे, क्योंकि तुमने उसे मार दिया है। वो कहता है कि नहीं साहब, कैसी बात करते हो, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, हमारी शादी को 18 वर्ष हो गए, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारा बड़ा खुशहाल परिवार चल रहा है। आप चाहें तो आसपास के अड़ोसी पड़ोसियों से पूछ सकते हैं, आज तक हम दोनों के बीच कभी विवाद तक नहीं हुआ, मैं भला अपनी पत्नी को क्यों मारूंगा? और अगर मैंने मारा ही होता तो मैं उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज क्यों कराता और बार बार थाने पूछने क्यों आता? लेकिन पुलिस उसकी नहीं सुनती। तभी अचानक जो मलीगे की माँ होती है यानी सुरेश की सास, वो भी मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर पहुंचने के बाद वो उन कपड़ों को देखती है और कहती है कि हाँ, ये मेरी बेटी मलीगे के ही कपड़े हैं। लेकिन जो सुरेश होता है वो मना कर रहा होता है कि मेरी पत्नी कभी इस तरह की साड़ियाँ पहना ही नहीं करती थी, उसने कभी ऐसे कपड़े पहने ही नहीं, मैं कह रहा हूँ। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, उठाकर उसे जेल में डाल दिया। अब जो सुरेश है उसे जेल में डाल दिया गया मलिंगे के कत्ल के इल्ज़ाम में। जबकि ये जो बात है, वारदात है, ये 2021-22 की है। उस वक्त डीएनए टेस्ट की सुविधा अवेलेबल थी। एक छोटी सी जांच होती और मामला सामने आ जाता, लेकिन पुलिस ने कंकाल और जो मलीगे की माँ थी उनका डीएनए सैंपल मिलाना तक ज़रूरी नहीं समझा। उन्हें बस कैसे भी करके उस केस को बंद करने की जल्दी थी। उन्होंने जल्दबाजी में सिर्फ कंकाल को मलीगे माना और सुरेश को सजा मुकर्रर करा दी। अब जो सुरेश है वो जेल में चला गया। जेल में जाने के बाद अब कहते हैं कि ये उस समय गांव वाले लोग ऐसे हुआ करते थे जो समाज से बेदखल कर देते थे, ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। तो उस समय में भी जो वकील लोग थे उन्होंने भी सुरेश का केस लड़ने से मना कर दिया। दूसरा, वो गरीब व्यक्ति था, उसके पास पैसे भी इतने नहीं थे। इस तरह से कोई भी वकील सुरेश का केस लेने के लिए तैयार नहीं था। अब जो माता पिता हैं वो जानते हैं बेटा बेकसूर है, लेकिन करें तो क्या करें, हर तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जरिया मिल जाए जिससे हमारा बेटा छूट जाए, लेकिन कोई भी कानूनी मदद उन्हें नहीं मिलती। तभी अखबारों के जरिए मैसूर के वकील होते हैं बीएस पांडु पुजारी जी, वो लगभग ऐसे जो गरीब लोग हुआ करते थे उनका केस लड़ा करते थे। वो मैसूर के रहने वाले थे। अब ये बात है 2022 की, यानी 2020 में मलिंगे गायब हुई है, 2021 में सुरेश को सजा हुई है और अब आ गया था 2022। 2022 में जब पुजारी जी इस केस को देखते हैं, पांडु पुजारी जी, वो इस केस को समझने की कोशिश करते हैं और वो वहाँ पर खुद चलकर थाने पहुँचते हैं। जब वो थाने जाते हैं तो थाने जाकर वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं उनसे उस केस की डिटेल लेते हैं, उसकी फाइल लेते हैं, केस को पूरा स्टडी करते हैं। पूरा केस पढ़ा जाता है तो पता चलता है कि इसमें एविडेंस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक कंकाल है। फिर पता किया जाता है कि इसके अलावा कोई और सबूत है, तो कोई सबूत नहीं मिलता। अब दूसरी बात जो पुजारी जी पूछते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या इसी सबूत के आधार पर सुरेश को सजा सुना दी गई, तो वो लोग बोलते हैं हाँ। तो उनसे पूछा जाता है क्या डीएनए का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, वो लोग बोलते हैं नहीं। बस यहीं से जो पुजारी जी होते हैं वो कर्नाटका के हाई कोर्ट से इजाज़त मांगते हैं, वहाँ पर एक अपील दर्ज करते हैं और वहाँ से इजाज़त लेते हैं कि उन्हें सुरेश का केस लड़ना है और केस लड़ने के लिए वो इजाज़त चाहते हैं कि उन्हें उस कंकाल की और मलिंगे की माँ की डीएनए जांच की
इजाज़त दे दी जाए। अब जो कर्नाटक का हाई कोर्ट होता है, उनके जो अपील दर्ज की जाती है उस अर्जी को स्वीकार कर लेता है और उन्हें आदेश जारी कर दिए जाते हैं, उन्हें इजाज़त मिल जाती है। कंकाल की और मलिंगे की मां की डीएनए सैंपल भेज दिए जाते हैं और डीएनए सैंपल की रिपोर्ट 27 सितंबर 2023 को आ जाती है। अब जब 27 सितंबर 2023 को इसकी रिपोर्ट आती है तो चौंकाने वाला खुलासा ये होता है कि दोनों के सैंपल मैच ही नहीं करते, जिससे कथित तौर पर साबित होता है कि वो लाश मलिंगे की थी ही नहीं। अब जो पुजारी जी हैं वो हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करते हैं, अपील करते हैं कि जब उनके क्लाइंट ने कुछ किया ही नहीं है, जो एक सबूत था जिसके आधार पर उन्हें जेल भेजा गया वो सबूत भी झूठा है, तो उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता, उनकी जमानत की मंजूरी दे दी जाए। अब जो हाई कोर्ट है उनकी अपील मान तो लेता है, लेकिन उनकी जमानत हो जाती है, उनकी जमानत होती है अक्टूबर 2023 में। अक्टूबर 2023 में उनकी जमानत तो हो जाती है, लेकिन उनके ऊपर 1 लाख रुपए का मुआवजा रखा जाता है कि आप 1 लाख रुपए जमा कराएं तभी आपको जमानत मिलेगी। अब जो सुरेश का परिवार होता है वो बहुत गरीब घर से होता है, एक ऐसा परिवार जो 1 लाख रुपए कैसे भी नहीं जमा कर सकता था। तो जैसी हमारी न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, न्यायिक प्रक्रियाओं में भैया कोई अगर पैसे जमा नहीं करवा पाता है तो उनके लिए अलग से इसमें प्रावधान है। उन्हीं में से एक प्रावधान होता है कि अगर वो 1 लाख रुपए जमा नहीं करवा पाता है तो अगले 1 साल तक और वो जेल में ही रहेगा। अब जमानत होने के बाद भी वो 1 साल तक और जेल में ही रहता है, जबकि जमानत के बाद 1 दिन भी जेल में रहना कानूनी अपराध है, लेकिन उसे फिर भी रखा जाता है क्योंकि उसने 1 लाख रुपए की रकम कोर्ट में नहीं जमा कराई। अब अक्टूबर 2023 में उन्हें जमानत मिलती है और अक्टूबर 2024 आ जाता है, यानी 1 साल और बीत गया। अब अक्टूबर 2024 तक उसके माता पिता जैसे तैसे करके इधर से उधर से बेचारे हर तरकीब से 1 लाख रुपए कोर्ट में जमा कराते हैं और उनके बेटे को रिहाई मिल जाती है, यानी जमानत मिल जाती है। अब वो जमानत पे बाहर आ जाता है। अब वो जमानत पे सुरेश बाहर तो आ जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद वो आम जिंदगी जीना शुरू नहीं करता, बल्कि सीधा वहीं अपने गांव के ग्रामीण के थाने पहुंच जाता है और जाकर कहता है कि साहब मेरी पत्नी को ढूंढ दो, मेरे बच्चे घर पर बहुत परेशान हैं। अब पुलिस वाले कहते हैं कैसा पागल व्यक्ति है जिसके कत्ल के इल्जाम में ये जेल रहकर आया है, सजा काट के आया है और अभी भी ये बोल रहा है कि इसकी पत्नी को ढूंढ दो। लेकिन वो नहीं मानता, वो बार बार जाता है। आखिर पुलिस वाले सोचते हैं कि कोई तो बात है, आखिर ये अगर इतना कह रहा है तो कोई ना कोई तो बात होगी ही। अब उसे बिठाया जाता है और पूछा जाता है कि तुम कुछ ऐसा जानते हो क्या जो आज के वक्त में जहाँ पर पति पत्नी को धोखा दे रहे हैं, पत्नी पतियों को धोखा दे रही हैं, शादी के बाद अफेयर चल रहे हैं, लोग एक दूसरे को छोड़कर चले जा रहे हैं, क्या तुम ऐसा कुछ जानते हो? तो कहता है हाँ साहब मैं जानता हूँ, जब 2020 में मेरी पत्नी मलिंगे मुझे छोड़कर गई थी तो वो किसी से प्रेम संपर्क में थी। अब जो पुलिस है वो चौंक जाती है, वो सोचती है कि जब उसकी पूरी कहानी सुनी जाती है तो वो सोचते हैं पुलिस वाले कि शायद इसके साथ हमने वाकई में ज्यादती की, गलत किया। अब वो बताना शुरू करता है कि 2020 में उसे पता था कि उसकी पत्नी किसी के साथ प्रेम में है। मैंने उसे रोका, समझाया, लेकिन वो मानी नहीं। तो पुलिस वाले कहते हैं तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तो वो कहता है कि साहब मैं एक शरीफ परिवार से था, इज्जतदार परिवार से हूँ, मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी की बातें मेरे बच्चों तक जाए, मेरे बच्चों पर गलत असर पड़े, गांव गली मोहल्ले में मेरी पत्नी पर उंगलियां उठे। तो वो कहता है कि जब तुम्हें सजा सुनाई गई तब तुमने क्यों नहीं कहा? तो वो कहता है मैं नहीं चाहता था कि कानूनी रूप से भी मेरी पत्नी का कहीं पर नाम आए।
आप सोचिए कि ऐसे ज़माने में जहाँ लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, वहाँ सुरेश सिर्फ इस बात से चुप रहा कि उसकी पत्नी का नाम कागज़ों में नहीं लिखा जाना चाहिए। अब पुलिस वाले चौंक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि वाक़ई में इसके साथ ज़्यादती हुई है। वो पूछते हैं, क्या तुम उस प्रेमी के बारे में कुछ जानते हो? तो वो कहता है कि नहीं साहब, मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता। अब उसके आधार पर उस चीज़ को लिख लिया जाता है। अब बात थी अक्टूबर में उसे ज़मानत मिली, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया और अब आ गया था 2025। 2025 के भी 3 महीने निकल गए, जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया और मार्च निकल गया। अब 1 अप्रैल 2025 आ जाता है। उस दिन एक अजीब-सा चमत्कार होता है, एक ऐसा चमत्कार जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। एक कॉफ़ी शॉप होता है, वहाँ पर सुरेश के कुछ दोस्त बैठकर कॉफ़ी पी रहे होते हैं। वो कॉफ़ी पी रहे होते हैं, तभी सामने बैठी एक महिला पर उनकी नज़र पड़ती है, जो एक आदमी के साथ बैठ कर के कॉफ़ी पी रही है और बातें कर रही है। अब जो उसके दोस्त हैं वो उसे देखते हैं और देखकर कहते हैं कि ये देखने में तो बिल्कुल मलिंगे जैसी लग रही है, जैसी सुरेश की पत्नी थी। लेकिन वो सोचते हैं कि 2-3 साल बीत गए, हो सकता है उन्हें कोई गलतफ़हमी भी हो, तो वो एक वीडियो बनाते हैं। वीडियो के अंदर जो मलिगे है उसे कैप्चर कर लेते हैं और उस वीडियो को सुरेश के पास भेज दिया जाता है। सुरेश जैसे ही उस वीडियो को देखता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी से झूम उठता है, नाचने लगता है और खुश होता होता दौड़ता दौड़ता अपने ही ग्रामीण क्षेत्र के कुशल नगर थाने पहुंच जाता है। वहां जाकर कहता है कि देखो साहब, आप जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में मुझे जेल भेजा था वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। मैं खुश हूँ। मैं परेशान हो रहा था कि कहीं मेरी पत्नी को कुछ हो तो नहीं गया, इस वजह से मैंने आखिर में आपके सामने मुंह खोला, वरना मैं सच को कभी नहीं बताता। अब पुलिस वाले उस वीडियो को देखते हैं, देखकर साक्ष्य सामने हैं, सामने देख कर के उस केस को समझा जाता है। अब उसकी फ़ोटो और वीडियो की पहचान की जाती है, तो पता चलता है कि कुछ ही दूरी पर, यानी जिस बस्ती में सुरेश रहता था, वहाँ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर एक बस्ती थी, जिसमें मलिंगे और उसका जो बॉयफ्रेंड था, वो एक ही घर में उन्हें मिल जाते हैं। पुलिस दोनों को उठा करके हिरासत में ले लेती है और ला करके अब उनसे पूछताछ की जाती है, क्या तुम मलिगे हो? वो कहती है हाँ। सुरेश को जानती हो? बोलती है हाँ, मेरा पति है। बोलते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारा कत्ल हो चुका है और तुम्हारे कत्ल के इल्ज़ाम में सुरेश जेल में रहकर आया है। वो कहती है कि नहीं, मैं वाक़ई में इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैं जानती हूँ कि वो सुरेश है, अच्छा व्यक्ति है, ये सब मानती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि मेरे कत्ल के इल्ज़ाम में वो जेल रह कर आया है। अब वाक़ई में मलिंगे को कुछ नहीं पता था। अब जब सुरेश से इस बात के लिए पूछा जाता है कि तुम तब तक चुप क्यों रहे? तो वो कहता है कि साहब, मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी की बदनामी हो। तो उससे कहते हैं कि तुमने आज भी क्यों बताया? तो वो कहता है कि मुझे लगता था कि कुछ समय बाद वो वापस आ जाएगी और जब अगर मुझे जेल की बात पता चलेगी कि मैं जेल में बंद हूँ, तो वो अवश्य मुझे छुड़ाने आएगी। लेकिन जब वो नहीं आई तो मुझे शक हुआ, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है, कहीं उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है, इसलिए मैंने ये बात आप लोगों को बताई। अब जो पांडु पुजारी जी होते हैं, सुरेश के वकील, वो कोर्ट में जाकर के वीडियो पेश करते हैं, उस केस को बर्खास्त करने के लिए कहते हैं। कहा जाता है कि सुरेश को बाइज्जत बरी किया जाए। हाई कोर्ट से सुरेश को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ उस थाने के इंचार्ज और उस शहर के एसपी के ऊपर कार्रवाई बिठा दी जाती है। कहा जाता है कि तुम्हारी एक लापरवाही, जो आज के समय में इतनी आसान थी, एक डीएनए सैंपल निकलवाना था, तुमने उसके बिना एक मासूम को, एक बेगुनाह व्यक्ति को इतने समय तक जेल में रखा और उसके मानसिक और सामाजिक कितना उसका नुकसान हुआ, इसकी तुम भरपाई भी नहीं कर सकते। उनके ऊपर कार्रवाई बिठा दी और उन्हें 17 अप्रैल तक अपना पक्ष रखने का समय दिया गया कि 17 अप्रैल तक तुम्हें अपना पक्ष रखना है। वहीं पर जो पांडु पुजारी जी हैं, उन्होंने कहा है
कि जब ये केस पूरा हो जाएगा, जब इस पर सुनवाई हो जाएगी, तो इसके बाद हम मुआवजे की मांग रखेंगे। पांडु पुजारी जी ने कहा है कि वो हर्जाने की मांग करेंगे, क्योंकि सुरेश को मानसिक और सामाजिक तौर पर भी नुकसान हुआ है। वो एक गरीब व्यक्ति था, उसकी मन पर कितना प्रभाव पड़ा, उससे बेगुनाह होते हुए भी उसी की पत्नी के कत्ल के इल्जाम में इतने समय तक जेल में रखा गया। साथ ही साथ हाई कोर्ट ये भी कहता है कि जो कंकाल मिला था, आखिर उसकी भी जांच की जाए कि वो कंकाल आखिर किसका था, क्योंकि जब मलिंगे जिंदा है तो वो कंकाल आखिर किसका था। इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागृत करना है, आपको सजग करना है कि आज के वक्त में कभी-कभी कानूनी प्रक्रियाओं में भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। अगर कानून ने सही तरीका अपनाया होता तो एक मासूम इतने समय तक जेल में नहीं रहता, और जेल में रहने के बाद जो उसने यातनाएं सही, जो उसने लोगों से सुना, 1 लाख रुपए के लिए उसे 1 साल और जेल में रहना पड़ा, ऐसी यातनाओं से उसे नहीं गुजरना पड़ता। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।